अस्सलाम वालेकुम। चलें जी स्टार्ट करते हैं वन ऑफ द मोस्ट रीसेंट पेपर फेब मार्च 2026 पेपर 42। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा बिकॉज वेरी सुन आई एम गोइंग टू अपलोड द एमसीक्यूज एज वेल एज थ्योरी पेपर एटीपी पेपर ऑफ फेब मार्च 2026 which will be very helpful. फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड विद ट्रांजिशन मेटल। ये आप देख सकते हो हमारे पास प्रोटॉन नंबर 21 to 30। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग ओनली, आपके पास यहाँ पे ना दिस इज द की थिंग, यूजिंग ओनली द सिंबल ऑफ एलिमेंट इन टेबल 1.1। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को आपने यूज करना है। यू मे यूज वंस, मोर देन वंस, और नॉट एट ऑल एज वेल। नेम द कैटलिस्ट इन हिब्रिड प्रोसेस। आप सबको पता है हिब्रिड प्रोसेस में हमारे पास जो कैटलिस्ट यूज होता है दैट इज आयरन। अच्छा, इसको ना वेनेडियम के साथ मिक्स नहीं करना कंटेक्ट प्रोसेस वाले के साथ। is used in the galvanization of iron object। आप सबको पता है whenever we are using the term galvanization, galvanic cell हो या anything, it mean we are talking about zinc as well। ठीक हो गया। नेक्स्ट बेटा आपके पास एग्जामिनर कह रहा है has blue anhydrous chloride, एनहाइड्रस क्लोराइड नॉट द हाइड्रेटेड। इस चीज का ख्याल रखिएगा, ये टेस्ट ऑफ वाटर में हमारे पास यूज होता है। तो हमारे पास एनहाइड्रस क्लोराइड जो होता है वो आपके पास कोबाल्ट होता है। वैसे ब्लू सोल्यूशन से बहुत सारे बच्चों के माइंड में फौरन ही कापर आता है, बट बी केयरफुल, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि इज द कैटलिस्ट यूज इन द रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद द हाइड्रोजन। अगेन आप सबको पता है हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन होता है आपके पास। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लाजमी ज़हन में रखिएगा। निकल हमारे पास यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। नेक्स्ट एग्जामिनर कह रहा है कि फॉर्म ग्रीन प्रेसिपिटेट। नो रीडिंग द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। ग्रीन प्रेसिपिटेट से बाज़ औक़ात बच्चों के माइंड में फौरन आता है कि इट मे बी हमारे पास आयरन टू, बट इफ यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली तो एग्जामिनर कह रहा है कि विच डिजॉल्व इन एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, अक्सर बच्चे मुझसे पूछ रहे होते हैं कि सर ये जो टेस्ट ऑफ एनाइन कैटाइन है ये तो हमारे पास एंड ऑफ द पेपर गिवन होता है, डू वी नीड टू मेमोराइज? आंसर इज यस। हियर इज अनदर ऑब्वियस एग्जांपल। अगर आप याद नहीं करोगे तो इट मे बी प्रॉब्लम फॉर यू एज वेल। तो आपको पता है ना कि हमारे पास ग्रीन प्रेसिपिटेट बना रहा है कौन बेटा? क्रोमियम। अगर ग्रीन प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल वैसे डर्टी ग्रीन होते हैं देन इट विल बी आयरन आयन, और यहां पे क्रोमियम है जी। अब चूंकि एग्जामिनर एलिमेंट कह रहे हैं इसलिए हम क्रोमियम 3 पॉजिटिव नहीं कह रहे। दिस इज लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन। फॉर्म एन आयन हैविंग 24 इलेक्ट्रॉन। दिस इज फर्स्ट थिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर 24, चार्ज इज 3 पॉजिटिव। पता है चार्ज 3 पॉजिटिव मीन इट इज लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन और इट लॉस्ट 3 इलेक्ट्रॉन। तो एक्चुअली इसके पास कितने थे? 24 plus 3, 27, or in other word its proton number is 27 which is cobalt। इस चीज का ख्याल रखिएगा बेटा, आपके पास चार्ज पॉजिटिव मीन एलिमेंट is losing electron changing into cation। तो 3 positive charge से मुराद है it is having 3 more proton than these electron and proton number is the identity आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिंपल मेमोराइजेशन से रिलेटेड है। एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है ब्रॉस विच इज एन अलॉय किस चीज की होती है? कॉपर एंड जिंक की। सो ओवर हियर वी आर जस्ट राइटिंग जिंक। ये 7 स्कोर का हमारे पास क्वेश्चन हो गया। यहां तक है किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम जी? गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है। केयरफुली आपने एक एक चीज को देखना है। एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि हमारे पास एल्यूमिनियम and indium are group 3 element in the periodic table। Aluminium is extracted and it is purified, mean or purification of aluminium oxide। During the extraction of aluminium oxide is broken down into the element and all other things। सबसे पहले एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है नेम द मेन ओर। मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम जो है आप सबको पता है हमारे पास होता है, एक मिनट में से, वो ऑक्साइड। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, क्रायोलाइट डिफरेंट होता है Na3AlF6, और वो ऑक्साइड जो होता है ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम। नेम द प्रोसेस इन विच एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज ब्रोकन डाउन इट्स टू इट्स एलिमेंट। इनडायरेक्टली एग्जामिनर इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन दे रहा है, पता है ना, यही होता है हमारे पास नेम ऑफ प्रोसेस।
कौन सा प्रोसेस है? इलेक्ट्रोलिसिस। नेम द सब्सटेंस विच इज एडेड टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अच्छा, वैसे एक चीज याद रखिएगा, बेसिकली एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम मोल्टन क्रायोलाइट के अंदर ऐड करते हैं। मैंने आपको कहा था कि हम यहां पे सिर्फ और सिर्फ मार्किंग की डिस्कस नहीं करेंगे। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री इन द बेटर वे। तो क्रायोलाइट हमारे पास होता है मोल्टन क्रायोलाइट, उसमें बेटा हम Na3ElF6, उसमें हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऐड करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस होता है। इस चीज का आपने ख्याल रखना है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस टू फॉर्म द साल्ट। बहुत आसान सी चीज है। इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं एम्फोटेरिक। आप सबको पता है कि हमारे कोर्स के मुताबिक आपको पता होना चाहिए कि लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, बाज बच्चे से कहते हैं पिज्जा, P फॉर लेड, Z फॉर जिंक एंड A फॉर एल्यूमिनियम, ये आपके पास होता है। तो यस, यू कैन डू दैट एज वेल। स्टेट द टाइप ऑफ ऑक्साइड दैट रिएक्ट विद बोथ। तो ये आपको पता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, दे रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज विद बेस। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर insoluble in water. Neutral oxides are also insoluble in water, like carbon monoxide. Difference ये होता है कि जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, they react or they dissolve in acid as well as with base, जबकि न्यूट्रल ऑक्साइड जो होते हैं वो दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करते। यहां पे वो कह रहे हैं कि गिव द नेम एंड फार्मूला ऑफ साल्ट विच इज फॉर्म्ड व्हेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो नेम हमारे पास आ जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, फार्मूला हमारे पास आ जाता है AlCl3। वेरी इजी। नेक्स्ट एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि द साल्ट फॉर्म व्हेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बेटा आपके पास सोडियम एल्यूमिनेट। अब मैं आपको ना एक ट्रिक बता रहा हूं, जब कभी भी हम किसी भी कंपाउंड का नाम लिखते हैं, स्पेशली आयनिक कंपाउंड, ये कैटाइन होता है और ये एनाइन है। नाउ लिसन इट केयरफुली। सोडियम इज कैटाइन, द चार्ज ऑन सोडियम इज +1, एल्यूमिनेट इज एनाइन। अब सोडियम पे अगर +1 चार्ज है तो एल्यूमिनेट के ऊपर -2 चार्ज होना चाहिए। कोई ऑक्सीडेशन स्टेट या इस तरह की चीज आगे आपने फाइंड नहीं करनी। बहुत सारे बच्चे व्हेन दे आर राइटिंग द फार्मूला ऑफ एनाइन, वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन लिख जाते हैं, विच इज द कॉमन मिस्टेक। ये मैं यहां पे लिख भी देता हूं, AlO2O, AlO2 -1। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज वेल। ये मैंने आपको हिंट भी बता दिया। कंप्लीट द इक्वेशन, सोडियम एल्यूमिनेट अलॉन्ग विद दिस we will have water। अब यहां पे आप देख सकते हो एल्यूमिनियम 2 है, हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास अब सोडियम भी 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन देखिएगा आपके पास 3 + 2 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 एंड 1 5, और हाइड्रोजन इक्वेशन इज बैलेंस। ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से आपने एक एक चीज की केयर करनी। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज का ख्याल रखना है, पीरियोडिक टेबल एंड में गिवन होते हैं, पीरियोडिक टेबल को यूज करना सीखें। पेज नंबर 16 के ऊपर पीरियोडिक टेबल गिवन है जी। इंडियम हैज एटॉमिक नंबर 49। अब डायरेक्ट पीरियोडिक टेबल से जब आप देखोगे तो इंडियम जो है ये आपके पास ग्रुप 3 पीरियड 5 के अंदर आपके पास आ जाता है। तो एग्जामिनर क्या कह रहा है, स्टेट द नंबर ऑफ ऑक्युपाइड। अब देखिए उसने ये नहीं कहा कंप्लीटली फिल्ड। What he is using the term, he is using the term occupied. Occupied means जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, 2 हो, it doesn't matter at all. The main thing is that they are having electron. चूंकि आपके पास period number is equal to number of electronic shell. Period number is 5, so we are writing 5 over here. Next, a sample of indium. ये उसने दिया हुआ है, आपने periodic table से देख लिया। हमारे पास इसका प्रोटॉन नंबर 49 होता है। Proton number is identity of any element. It never change. Number of proton in both cases will remain this. न्यूट्रॉन क्या होता है, ये आपके पास है न्यूक्लियर नंबर 113। इसमें से आप 49 माइनस करेंगे 64 आ जाएगा। ये 115 2 यूनिट ज्यादा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके पास 2 ज्यादा आ जाएंगे, दैट विल बी 66।
ये छोटी छोटी चीजों का आपने लाजमी लाजमी ख्याल करना है। ओके, नेक्स्ट एग्जामिनर हमें क्या कह रहे हैं? द टेबल शो द relative abundance. This is the key word, relative abundance. It's not the percentage abundance. Percentage abundance होती है out of 100. Relative abundance होती है with respect to ratio. Relative atomic mass ratio होता है, relative isotopic mass. Relative is related with the ratio आपके पास. This is very very important thing. आगे हमें एग्जामिनर relative abundance दे रहा है 1 and 19. By the way, ये 5% and 95%. कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सैंपल ऑफ इंडियम। अब बोल्ड करके लिखा हुआ है 1 डेसिमल प्लेस। जब भी एग्जामिनर किसी भी चीज को बोल्ड करके लिखे तो उसका स्कोर कंपलसरी होता है। तो अब आप यहां पे देखिएगा, आपके पास टोटल 20 आइसोटोप हैं। 1 आउट ऑफ 20 इज 113, 19 out of 20 is 115. The total are 20. बेशक आप यहां पे लिख सकते हो relative atomic mass. अब आपके पास आंसर आ जाता है 114.9। मैंने आपको क्या कहा, 1 डेसिमल प्लेस तक चुके हैं हम, इसीलिए यहां पे प्रॉपरली 1 डेसिमल प्लेस तक लाजमी लिखेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज वेल। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा। वेरी सुन हम लोग इंशाअल्लाह ताला इन फ्यू डेज MCQs एज वेल एज ATP फेब मार्च 2026 की वीडियो में आप लोगों के लिए बना रहा हूं। द ओनली फेवर विच आई एम आस्किंग इज शेयर विद योर फ्रेंड, ताकि किसी का फायदा हो, एंड सब्सक्राइब इट, विच इज टोटली फ्री ऑफ कास्ट। The sodium chloride can be prepared in the laboratory by the different method. यहाँ पे एग्जामिनर एक मेथड बता रहा है। Burning sodium metal is placed in a gas jar. क्लोरीन गैस आपके पास, सोडियम क्लोराइड इस फॉर्म, बैलेंस इक्वेशन दी हुई है। मेथड 2 है dilute hydrochloric acid is added to unknown volume of sodium hydroxide. पता है ये टाइट्रेशन मेथड होता है। In the presence of an indicator until आपके पास कलर चेंज। स्टेट द कलर ऑफ फ्लेम ऑफ सोडियम। अब अगेन ये फ्लेम कलर आपके पास ATP के पेपर में एंड में गिवन होते हैं। बास बच्चे ने मेमोराइज ही नहीं करते, एंड दैट इज द कॉमन मिस्टेक। इस तरीके से वो 3-4 स्कोर लूज कर देते हैं। तो आपने फ्लेम कलर को लाजमी याद करना है। सोडियम का जो फ्लेम कलर होता है वो हमारे पास होता है येलो। अच्छा, ATP की वीडियो मैंने बहुत डिटेल में बताई है, स्पेशली फ्लेम टेस्ट और इस तरह की चीजें, लाजमी उनको देखिएगा, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल एज वेल। स्टेट द कलर ऑफ क्लोरीन गैस बिफोर। आपको पता है ना, क्लोरीन का मतलब होता है क्लोरस, मीन येलोइश ग्रीन। अच्छा, आप ना पेल ग्रीन भी लिख सकते हो, आप येलोइश ग्रीन भी लिख सकते हो। ओनली ग्रीन में एग्जामिनर बड़ी क्लियरली कहता है कि ये डाउटफुल आंसर है, लिहाजा आपने एम्बिगुअस आंसर है, सिर्फ ग्रीन नहीं लिखना। येलोइश ग्रीन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड। यू कैन यूज पेल ग्रीन विच इज मोर एथेंटिक। इसमें दोनों में कोई सच वो नहीं है। येलो ग्रीन से थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। आइदर येलोइश ग्रीन और पेल ग्रीन आर द बेस्ट थिंग। बाय द वे, येलो ग्रीन इज आल्सो एक्सेप्टेबल। अच्छा, ये 3 स्कोर का क्वेश्चन है मोल का। IG के बच्चे वैसे ही मोल से बड़े डरते हैं, खैर O लेवल में सब भी डर रहे होते हैं। मोल की मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं, लाजमी देखिएगा, आपका फियर खत्म हो जाएगा। एग्जामिनर में कह रहे हैं कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम क्लोराइड फॉर्म व्हेन एक्सेस बर्निंग सोडियम मेटल इज प्लेस्ड इन दिस। याद रखिएगा, सोडियम एक्सेस में है। We always do the calculation with respect to number of mole of limiting reactant. तो स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या है, हम मोल ऑफ क्लोरीन फाइंड करेंगे। एन से मुराद होता है मोल ऑफ क्लोरीन। गैशियस के मोल कैसे फाइंड करते हैं? गैशियस के मोल के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं। क्या फार्मूला यूज करते हैं? मैं यहां पे पेपर डिस्कशन में आ जाता हूं। N which is mole is equal to volume. If volume is in cm cube, then we divide 24,000, and if volume is in decimeter cube, then we divide 24. ये गैसेस के लिए। बाज बच्चे सोल्यूशन के वॉल्यूम पे भी 24 डिवाइड कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं करना आपने।
तो आपके पास वॉल्यूम है 960 डिवाइडेड बाय 24,000, कैलकुलेटर से लाजमी कैलकुलेट कीजिएगा, ये हमारे पास आ गया 0.04 मोल। अच्छा, आपको पता है ना मोल का जो यूनिट होता है वो होता है MOL, क्वांटिटी MOLE, यूनिट इज MOL। अब ये पहला स्कोर आपके पास आ गया। 3 स्कोर का क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप अगर आप करेंगे दैट विल बी मच मोर बेटर। अब यहां पे देखिएगा 1 मोल ऑफ क्लोरीन, कोफिशिएंट इज रिप्रेजेंटिंग मोल, 2 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसे हम कहते हैं मोलर रेशियो। आप बेशक यहां पे लिख सकते हो मोल ऑफ क्लोरीन, मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड 1:2, 0.04 रेशियो x, क्रॉस मल्टीप्लाई x की वैल्यू आ गई 0.0 आपके पास 8 मोल। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये आपके पास आ गया सेकंड स्कोर। आप डायरेक्ट यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, यानी 0.04 मल्टीप्लाई बाय 2। अब चूंकि एग्जामिनर हमसे मैथ्स पूछ रहा है, तो मैथ्स इज ऑलवेज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय फार्मूला यूनिट मैथ्स। पता है ना, आयनिक कंपाउंड के लिए हम मॉलिक्यूलर मैथ्स के बजाय क्या टर्म यूज करते हैं, फार्मूला यूनिट मैथ्स, MR से ही रिप्रेजेंट करते हैं। बाय द वे ये 0.08, सोडियम क्लोराइड, सोडियम इज 23, क्लोरीन इज 35.5, ये आपके पास आ जाता है 58.5। पीरियोडिक टेबल से लाजमी देखिएगा, ये हमारे पास मैथ्स आ रहा है 4.68 का। ये हमारे पास आ गया थर्ड स्कोर। देखिए मैंने आपके लिए प्रॉपरली ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में बता दी था कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट एग्जामिनर कह रहे हैं राइट एन आयनिक इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक प्लेस। आप सबको आइडिया है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है वाटर फॉर्मेशन, एसिड H पॉजिटिव आयन एक्वस। आयनिक इक्वेशन में फिजिकल स्टेट लाजमी लिखिएगा क्योंकि सॉलिड को हम आयन की फॉर्म में नहीं लिखते, आपको पता है ना। इसी तरीके से बेटा OH नेगेटिव एक्वस, इट इज चेंजिंग इनटू H2O लिक्विड। अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी कुछ सब्जेक्ट दिए होंगे, और आपको पता है लास्ट ईयर कैम्ब्रिज वालों ने आप लोगों को आपको ट्रांसक्रिप्ट भी भिजवाई थी, तो आपने लाजमी देखना है कि आपका A* होगा। आई एम श्योर इट्स गुड। अगर खुदा न खास्ता कोई अनरिक्वायर्ड ग्रेड है तो स्क्रिप्ट को एक मरतबा लाजमी देखिएगा आपने क्या मिस्टेक की। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कि आपने कुछ ऐसी मिस्टेक की होंगी जो आपकी नजर में बिल्कुल ठीक होंगी। सेम इज द केस लाइक अवॉइडिंग द फिजिकल स्टेट। बच्चे फिजिकल स्टेट इग्नोर कर देते हैं, वो कहते हैं सर एक स्कोर ही था ना, मिल जाएगा, विच इज रॉन्ग। अच्छा, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, इंडिकेटर हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है, फिनाफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, कोई भी आप यूज कर सकते हो। लेट मी राइट ओवर हियर, यहां पे हम लिख देते हैं। अच्छा, चूंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो हमारे पास वाइड रेंज ऑफ इंडिकेटर है। लिटमस सोल्यूशन नहीं लिखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिटमस सोल्यूशन नहीं लिखना। नेम द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, बहुत आसान है, टाइट्रेशन है। वैसे आप में से कितने बच्चों ने टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, लेट मी नो एज वेल, एंड डू यू वांट मी टू मेक द वीडियोस अबाउट द टाइट्रेशन? चले, यस, ओके फाइन, I will do that, don't worry. Next आ जाते हैं हम इन फिगर 3.1, कंप्लीट द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। 3 स्कोर के लिए बी केयरफुल ओवर हियर। नंबर 1, एग्जामिनर ने सोडियम के लिए क्रॉस यूज किया हुआ है। सोडियम का प्रोटॉन नंबर होता है 11, लेकिन चूंकि आयनिक कंपाउंड है, सोडियम इज लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। हम यहां पे सोडियम का सेकेंड शेल बनाएंगे विच आल्सो कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, थर्ड शेल आप एम्प्टी बनाना चाहें, यू कैन डू दैट, बट इट इज बेटर टू इग्नोर दैट। अब सोडियम के ऊपर चार्ज हमारे पास क्या आ जाता है, +1, ये पास है, यू कैन राइट +1 एज वेल। ये आपके पास आ गया। अब बेटा Cl की जब हम बात करते हैं, Cl के इलेक्ट्रॉन को एग्जामिनर ने, आप क्लियरली देख सकते हैं जी, डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है, बट Cl क्लोराइड आए, IDE मीन एनाइन, इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहां पे जब आप बनाएंगे तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इट्स आउटर मोस्ट शेल कंटेन 7, वो इसके अपने हैं। 8th इलेक्ट्रॉन
जो कि सोडियम से इसने गेन किया क्रॉस, ये सेकंड स्कोर है, एंड देन वी आर राइटिंग चार्ज -1 इज द थर्ड स्कोर। याद रखिएगा एनाइन के केस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने का स्कोर है, इसमें आपने केयर करनी है, ऐसा ना हो कि सारी की सारी डॉट बना दें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नोट करते जाएं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू गेट द ए स्टार। Molten and aqueous sodium chloride are separately electrolyzed by using the inert electrode. Name the suitable inert electrode. नॉन मेटल में आप सबको पता है हमारे पास होता है ग्रेफाइट। अच्छा, एग्जामिनर कभी कभी ये भी पूछता है व्हाई ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सरप्राइजिंगली एएस के अंदर लास्ट ईयर एग्जामिनर ने पेपर 22 में पूछा था व्हाई ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर। अगर कोई सीनियर जानने वाला है उसे पूछिएगा, 90% चांस है कि उसका आंसर गलत होगा। पूछिएगा एंड लेट मी नो कि एम आई राइट और रॉन्ग। मेटल, इनर्ट इलेक्ट्रोड मेटल है, प्लैटिनम आपके पास आ जाती है, वन ऑफ द फेमस आपके पास जी, पीटी हम नॉर्मली लिखते हैं, प्लैटिनम। अब यहां पे एक चीज का ख्याल करना है, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म एट कैथोड। अब याद रखिएगा कैथोड जो होता है इसके ऊपर कैटाइन आते हैं, रिडक्शन होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, रेड कैट, रिडक्शन एट कैथोड। और आपने ये भी पढ़ा होगा नानो नेगेटिव आयन मूव टूवर्ड एनोड एंड ऑक्सीडेशन अकर, दे ऑक्सीडाइज। तो अब यहां पे सिर्फ कैटाइन आना है। अब जब यहां पे हम बात करते हैं मोल्टन सोडियम क्लोराइड की, तो इसमें तो सिर्फ और सिर्फ सोडियम आयन आपके पास है, तो प्रोडक्ट एट कैथोड विल बी सोडियम मेटल। वैसे ड्यू टू हाई टेम्परेचर सोडियम विल बी इन द मोल्टन फॉर्म आपके पास। एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन एंड सोडियम आयन है, लेस रिएक्टिव कैटाइन ऑलवेज रिड्यूस। वैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम के अलावा इन ऑल अदर केसेस हाइड्रोजन आयन रिड्यूस्ड आपके पास हो होता है। तो यहां पे बेटा आपके पास हाइड्रोजन गैस। अच्छा, ये ट्रिक था, बच्चे जो है ना वो कंसंट्रेटेड का उन्होंने रट्टा लगाया होता है कि जी ऑक्सीजन और क्लोरीन गैस, दे इग्नोर दिस थिंग कि यहां पे कैथोड की बात हो रही है, कैथोड पे ऑक्सीजन एंड क्लोरीन का कोई काम नहीं है। दिस इज अगेन हाइड्रोजन गैस। अब आपको लग रहा होगा सर पेपर तो बहुत आसान है, यस, लेकिन ये वो चीजें होती हैं छोटी छोटी जो एग्जामिनर आप लोगों को ट्रैप करता है। जैसे आप यहां पे बड़े क्लियरली देख सकते हैं कि एग्जामिनर ने कंसंट्रेटेड और वो किया, नॉर्मली ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए पूछ रहा होता है जी, ये भी नोट कर लीजिएगा। चले, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, रिवर्सिबल रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड, टेम्परेचर दिया हुआ है, सुटेबल कैटलिस्ट मिथेनॉल इज फॉर्म, एक्टिवेशन एनर्जी। जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हम हाईलाइट करते जा रहे हैं। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, यूज द इंफॉर्मेशन, और एग्जामिनर कह रहा है कि हमारे पास रिएक्शन इज रिवर्सिबल। आप इसे रिवर्सिबल एरोस भी कहते हैं, आप इसे इक्विलिब्रियम एरोस भी कहते हैं, जो भी टर्म आप यूज करना चाहें। इक्विलिब्रियम और रिवर्सिबल एरोस कौन सी होती हैं, ये ब्रैकेट में यहां पे बना देता हूं, ये आपके पास एक्सोथर्मिक डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज नेगेटिव, यू कैन सी द साइन एज वेल। तो आपके पास एंथैल्पी चेंज इज नेगेटिव। ठीक हो गया, यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? अब हम आ जाते हैं, इसे कहते हैं फैक्टर इफेक्टिंग ऑन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। नॉर्मली टीचर नाम भी बता देते हैं, ली शैटले प्रिंसिपल। कितने बच्चों को ली शैटले प्रिंसिपल का पता है? इट्स ए फ्रेंच बाय द वे। यहां पे आ जाते हैं, एग्जामिनर हमें कह रहा है कि चेंज इन कंडीशन। अब दो चीजें पूछ रहा है, हाईलाइट करते हैं। नंबर वन, इफेक्ट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ मिथेनॉल।
वेयर इज द मिथेनॉल? मिथेनॉल इज आवर प्रोडक्ट। बेसिकली अगर प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है तो इक्विलिब्रियम इज शिफ्टिंग इन राइट हैंड साइड, और अगर प्रोडक्ट कम बन रहा है तो इक्विलिब्रियम इज शिफ्टिंग इन लेफ्ट हैंड साइड। द नेक्स्ट वन इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन में जब दोबारा से इक्विलिब्रियम अचीव होता है तो हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्सिबल का रेट इक्वल हो जाता है। सो इट मीन एट द न्यू कंडीशन इज द रेट इज इंक्रीजिंग और नॉट। फॉरवर्ड भी लिख दे एग्जामिनर पेपर में, रिवर्सिबल लिख दे, आपने कोई परेशान नहीं होना। टेम्परेचर डिक्रीज, वेन एवर वी डिक्रीज द टेम्परेचर, rate of reaction always decrease. It doesn't matter reaction is endothermic, reaction is exothermic, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। जब भी हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज डिक्रीज। अच्छा, अब आपके पास अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पे क्या होगा? डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज नेगेटिव। टेम्परेचर डिक्रीज से मुराद है कि अब सिस्टम जो है वो खुद से हीट देगा, मीन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आपको पता है ना, ली शैटली प्रिंसिपल का कंसेप्ट ही यही है, व्हेन अ रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम एंड इट इज डिस्टर्ब बाय एक्सटर्नल फैक्टर, सिस्टम शिफ्ट इटसेल्फ इन सच अ वे इट मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। आप हीट को रिमूव कर रही हैं, टेम्परेचर डिक्रीज से मुराद है हीट को रिमूव किया, सिस्टम हीट प्रोवाइड करेगा। हाउ इट कैन प्रोवाइड द हीट? इट विल फेवर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड द फॉरवर्ड इज एक्सोथर्मिक, सो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड, मीन मोर प्रोडक्ट। तो यहां पे हम लिखेंगे इंक्रीज। प्रेशर डिक्रीज। अच्छा, जब भी प्रेशर डिक्रीज करते हैं इफ दे आर गैसेस, तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज डिक्रीज होता है। जहां तक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की बात है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पे एक चीज का ख्याल रखना है, गैसेस के मोल देखने हैं। रिएक्टेंट के कितने मोल हैं? एक मिनट में यहां पे से हाईलाइट कर लेता हूं। रिएक्टेंट के कितने मोल हैं? 3 + 1 4 मोल। प्रोडक्ट में बेटा गैसेस के कितने मोल हैं? यहां पे आप बड़े क्लियरली देख सकते हैं, ये आपके पास आ गया। कितने मोल हैं? मिथेनॉल का 1, स्टीम का 1, 2 मोल। अब प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन डायरेक्शन ऑफ लेसर मोल। बट राइट नाउ वी आर डूइंग द अपोजिट प्रोसेस, वी आर डिक्रीजिंग द प्रेशर, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, सो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन डायरेक्शन ऑफ मोर मोल, मोर वॉल्यूम। तो यहां पे आपके पास इक्विलिब्रियम जब बैकवर्ड शिफ्ट होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा, प्रोडक्ट की अमाउंट, उसकी परसेंटेज डिक्रीज होगी। सो वी आर यूजिंग द टर्म डिक्रीज। देखिए, आपने नोट किया, मैं बकायदा आपको टीच भी कर रहा हूं। व्हाट आई वांट इन फेवर, सब्सक्राइब इट। कैटलिस्ट इज रिमूव्ड, दिस इज द की वर्ड। बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं कि कैटलिस्ट इज रिमूव्ड, वो समझते हैं कैटलिस्ट इज एडेड। कैटलिस्ट का अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन कैटलिस्ट ऐड करने से अगर रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास इंक्रीज हो रहा है तो रिमूव करने से क्या होगा? डिक्रीज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये हमारे पास डिक्रीज हो जाता है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि आपके पास कंप्लीट द रिएक्शन पाथवे, 3 स्कोर के लिए एग्जामिनर आपको दे रहा है, ये अक्सर आप तक पास आता है। द फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, ये पहली चीज है। रिएक्टेंट आपके पास क्या थे? आप क्लियरली देख सकते हो, एग्जामिनर ने हमें बताया हुआ था कि हाइड्रोजन गैस है, बल्कि उसने मोल भी आप साथ में लिख सकते हो। प्लस आपके पास क्या चीज थी? गैसियस है। आपके पास साथ में, एक मिनट यहां पे हम देख भी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो हम यहां पे लिख देते हैं along with this कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोडक्ट आपके पास क्या बना? प्रोडक्ट आपके पास बना अल्कोहल, मिथेनॉल, CH3OH, ये गैसियस, वैसे रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, लेकिन यहां पे प्लस H2O इन द गैसियस फॉर्म। ये हमने रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नेक्स्ट वो कह रहा है एन एरो ई टू रिप्रेजेंट द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन।
फॉरवर्ड रिएक्शन से मुराद है कि आप इस पॉइंट से ये रिएक्टेंट से लेकर यहां तक ये आपने एरो बनाना है। एक मिनट, इस एरो को हम थोड़ा सा और सीधा कर लेते हैं। ये आपके पास आ गया, ठीक हो गया जी। और ये आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक के लिए हमेशा एरो अपवर्ड होता है। बेशक आप यहां पे लिख सकते हो ई एक्टिवेशन एनर्जी। द नेक्स्ट वन वो कह रहे हैं कि जी एन एरो टू लेबल डेल्टा एच फॉर एंथैल्पी चेंज फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। आपको पता है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट चूंकि एक्सोथर्मिक है, सो एरो मस्ट बी डाउनवर्ड। अच्छा, आप यहां से भी बना सकते हो, देयर इज नो इश्यू एट ऑल। इसमें एक चीज का ख्याल करना है, ये आपने, मेरे पास अभी राइट नो रूलर नहीं है, रूलर से प्रॉपरली डॉटेड लाइन आप बना सकते हो, दैट विल बी वेरी इफेक्टिव एज वेल। एंड ओवर हियर यू आर राइटिंग डेल्टा एच। ये डाउनवर्ड एरो लाजमी ख्याल करना है क्योंकि एक्सो है, अपवर्ड एरो एंडो है। इन चीजों का आपने लाजमी ख्याल करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है, अब ये हमसे एंथैल्पी चेंज से रिलेटेड पूछ रहा है। एग्जामिनर हमसे पूछ रहे जी कि आपके पास द एंथैल्पी चेंज किलो जूल पर मोल फॉर रिवर्स रिएक्शन। बहुत आसान सी चीज है। एंथैल्पी चेंज जो भी फॉरवर्ड रिएक्शन की होती है, रिवर्स रिएक्शन में सिर्फ साइन चेंज करना है, नथिंग एल्स। फॉरवर्ड रिएक्शन अगर -40 था तो आपके पास बैकवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन विल बी +40। The activation energy for the reverse reaction, again it's very easy. When we are using the term activation energy for the reverse, इसका मतलब है कि हमने इस पॉइंट से स्टार्ट होना है टिल दिस पॉइंट। ये हमारे पास है 220, ये हमारे पास अब आ गया 40। इन दोनों को बेटा हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। आपके पास टोटल जो आ जाएगा 220 प्लस 40, तो ये आपके पास आ गया जी +260। ये हमारे पास आ गया जी। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम थी? अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, ये बहुत आसान से क्वेश्चन होती हैं, इसकी लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा जी। वेरी इजी क्वेश्चन और इनको इग्नोर आपने नहीं करना। क्वेश्चन क्या है जी, हमें एग्जामिनर प्रॉपरली ईच एंड एवरीथिंग शो कर रहा है, बॉन्ड एनर्जीज की वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। यहां पे वो कह रहा है कैलकुलेट द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ द रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट को आप देखिएगा, आपके पास 1 2 3 आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, 2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ब्रेक कर रहे हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन 440 है, कार्बन ऑक्सीजन 805 है। तो आप यहां पे लिखोगे, क्योंकि 3 बॉन्ड ब्रेक कर रही हैं, तो 3 × 440 प्लस 2 × 805। इसको अगर आप कैलकुलेट कर लें, ये आपके पास आ जाता है 1320 प्लस ये आपके पास आ जाता है 1610। इन दोनों को आप ऐड करें, आपके पास आंसर आ जाता है 2930 किलो जूल। आपको पता है ना, हमेशा रिएक्टेंट वाली साइड पे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी रिलीज्ड। बॉन्ड फॉर्मेशन जब भी होगी, एनर्जी विल बी रिलीज्ड। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। आप यहां पे देख सकते हो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड बन रहे हैं। एक बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी है 460। सो ओवर हियर वी आर राइटिंग 2 × 460, तो ये आपके पास आ गया 920। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम थी? अब हमारे पास एग्जामिनर पूछ रहा है कार्बन हाइड्रोजन के दिस। आप सबको पता है ये फार्मूला, आई एम श्योर आप सबने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड। पता ही एनर्जी रिक्वायर्ड क्यों होती है? फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग माइनस एनर्जी गिवन आउट। क्यों एनर्जी गिवन आउट होती है? बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। अब आपके पास डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन आप सबको पता है -40 है। ये क्वेश्चन में गिवन है मेरे बच्चों, आपने रटा नहीं लगाना, ये हम इतनी देर से पढ़ रही हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है -40।
ये चीजें यहां पे एग्जामिनर यहां पे भी गिवन है -40, यानी ये नहीं है कि सर आपने कहां से वैल्यू ली। एनर्जी रिक्वायर्ड अभी आप लोगों ने कैलकुलेट किया है 2930। अब एनर्जी गिवन आउट में सिर्फ वाटर नहीं है, आप देखें तो वाटर के अलावा कार्बन हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन का 1 बॉन्ड है, मैं हाईलाइट कर लेता हूं ये, और डिफरेंट कलर से ऑक्सीजन हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड है। अब हमने सिर्फ वाटर की तो कैलकुलेट की है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड है, तो हम यहां पे लिखेंगे 3x। आप भी ये लिख सकते हो 3 इंटू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बेटा आपने बाकी देखना है, आपके पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन 460 है, प्लस अब आप देखें आपके पास ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन वो भी उसने दिया हुआ है 360, प्लस अब आपके पास वाटर की हम ऑलरेडी वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं 920। अब आपके पास कैलकुलेटर होगा, यू कैन कैलकुलेट एंड योर फाइनल आंसर इज 410 किलो जॉल पर मोल। तो याद रखिएगा, एक एक चीज एक एक स्टेप मैंने यहां पे आपको बताई ताकि आपको कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, 4 स्कोर का क्वेश्चन है, 1 score is over here, 1 score is over here, 1 score for writing the formula or substituting the value। प्रॉपरली वैल्यू को सब्स्टिट्यूशन दिखाएं, मैसेज क्लियर होना चाहिए, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत आसान, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके पास आ गया जी चैंपियंस। एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कंप्लीट द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ मीथेनॉल। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को उसने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्रॉस, ये 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को इसने डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये आपके पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपके पास ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन। एक मिनट, अब कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होती हैं, जिसमें 2 आपके पास लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लाजमी दिखाना है। अब हम यहां पे आ जाते हैं, ये आपके पास ऑक्सीजन का। अब यहां पे हम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को सिर्फ टू डिफरेंशिएट क्रॉस भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यू कैन कीप डॉट एज वेल। तो इसमें जब स्कोरिंग की हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कार्बन के 4 प्रॉपरली दिखाए, ऑक्सीजन के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रॉपरली दिखाए, फिर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपने प्रॉपरली दिखाए। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 3 स्कोर के लिए क्वेश्चन था, ये 3 स्कोर आपके पास आए। इथेनॉल इज ए कॉमन फ्यूल। फ्यूल कोई भी सब्सटेंस विच कंबस्ट रिलीज हीट, वो आपके पास फ्यूल के तौर पर होता है। मिथेनॉल कैन बी यूज्ड एज दिस वन आपके पास जी। कंप्लीट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके पास, याद रखिएगा इनकम्प्लीट कंबस्टन है। इनकम्प्लीट कंबस्टन पे कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है। बाय द वे कार्बन, ब्लैक कार्बन दैट इज नोन एज सूट, वो भी बन सकता है। हम कंबस्टन के लिए ऑक्सीजन गैसियस यूज करेंगे। अब अगर आप देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड 1, हाइड्रोजन 3 + 1 4, तो 2 मोल ऑफ वाटर, ऑक्सीजन 1 + 2 3, यहां पे 1 और 2 3 तो बैलेंस है, हमें कोई फर्दर बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। डन हो गया चैंपियंस, नेक्स्ट चलते हैं जी। Now we are at organic chemistry। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एग्जामिनर हमें क्या कह रहे हैं? एग्जामिनर कह रहे हैं ABCD आर द फर्स्ट 4 मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ, आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फैमिली को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम जी। यहां पे एग्जामिनर कह रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों होती हैं? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। होमोलोगस सीरीज में सक्सेसिव मेंबर डिफर होते हैं बाय CH2 ग्रुप। बाय द वे एग्जामिनर ए हमें कह रहा है CH2O, ये आपके पास CH2O2 सॉरी, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, एंड दिस नेम द टर्म। ये अभी मैंने आपको बताया कौन सी टर्म हम यूज करते हैं, होमोलोगस सीरीज। पेपर कमेंट्स बॉक्स में गिवन है, लाजमी डाउनलोड करें, खुद अटेम्प्ट करें एंड लेट मी नो योर स्कोर एज वेल। वी क्यूरियस मुझे बताइएगा, बहुत कम दिन एग्जाम में बच गए और very soon, maybe within next few days, MCQs and ATP will be uploaded, इसलिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। State why the member of homologous series of organic compound have same chemical properties
रीजन इज दैट दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, दे हैव व्हाट, सेम फंक्शन। आपको पता है ना, नॉर्मली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से, आइसोटोप में जब हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक में हम यहां पे कह रहे हैं होमोलोगस सीरीज। स्टेट द जनरल फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक होमोलोगस सीरीज। अच्छा, इसमें दो तरीके होते हैं, बोथ आर फाइन। एक तो ये होता है कि यू कैन राइट CN H2N प्लस 1 COOH, जहां पे हमने इस फंक्शनल ग्रुप को सेपरेट करके लिख दिया। अब चूंकि आप सबको पता है कि एक कार्बन एटम भी हो सकता है, तो वहां पे इस N की वैल्यू 0 हो सकती है, तो हम यूं भी लिख सकते हैं कि हमारे पास CN H2N और कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 ऑक्सीजन होते हैं, O2। बेशक आप इसको देख लें। अब ये एक कार्बन एटम के लिए भी एप्लीकेबल होता है। इसमें बाजू का बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर एक कार्बन एटम में क्या होगा जी। बाय द वे बोथ आर फाइन, देयर इज नो ऑब्जेक्शन, जो भी आपको आपके टीचर ने पढ़ाया दैट्स गुड। नेम द फार्मूला स्ट्रक्चरल, अच्छा नेम ए स्ट्रक्चरल फार्मूला भी। अच्छा, एक चीज का ख्याल करना है, कहीं पे वो कह रहा है स्ट्रक्चरल फार्मूला, कहीं पे मॉलिक्यूलर, कहीं पे एम्पेरिकल, कहीं पे नेम, तो आपने चीजों का उस हिसाब से ख्याल करना है। ए जो था 1 कार्बन एटम, दैट इज मिथेनोइक एसिड। व्हाट इज ए? ए इज मिथेनोइक। अब एग्जामिनर में कह रहा है स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ बी, बी इथेनोइक एसिड, 2 कार्बन एटम है, वी आर राइटिंग CH3 COOH, you can write CO2H as well. मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ 3, अब ये देखें, ये मैंने आपके सामने दिया, 3 कार्बन एटम है, तो C3H6O2। डी में 4 कार्बन एटम है। अब डी का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, मैं यहां पे आपकी ईज के लिए लिख भी देता हूं, वो आ जाएगा C4H10O2। इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास C2H5O आ रहा है। सॉरी, H10 नहीं होगा, H8 होगा, क्योंकि हमने वो जनरल फार्मूला वो किया था जी। आई एम सॉरी फॉर दैट, थैंक यू वेरी मच। ये बेटा 4 आ जाएगा। ओके, इसे मैं यहां पे वो भी कर देता हूं। अब बेटा आपने यहां पे क्या लिखा? आपने यहां पे लिखा जी कि हमारे पास, क्योंकि ये देखें ना, ये हमने जनरल फार्मूला CnH2nO2 किया, तो व्हाट यू आर राइटिंग, आपके पास क्या आ गया? C2H4O2। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास? C इज मेड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ओके फाइन, द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड KMnO4 आपके पास है। नेम द अल्कोहल विच इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म C। अब आपके पास C में 3 कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम वाला जो अल्कोहल होता है उसे हम कहते हैं प्रोपेनॉल। अच्छा, अब मेरे बच्चों एक बात और से सुनिएगा, आपने आइसोमर्स में पढ़ा होगा प्रोपेन 1 ओल भी होता है, प्रोपेन 2 ओल भी होता है। प्रोपेन 2 ओल कैन नेवर ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका आपने ख्याल रखना है, जब भी अल्कोहल की वो बात करें कि ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमेशा OH टर्मिनल कार्बन या 1 पोजीशन पे होना चाहिए। ये आप A2 के अंदर पढ़ेंगे, या सॉरी AS के अंदर आप पढ़ेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियल को। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि बाज बच्चे समझते हैं कि सर प्रोपेन 1 ओल, प्रोपेन 2 ओल दोनों ही 3 कार्बन एटम वाली हैं, कैन वी राइट द प्रोपेन 2 ओल? आंसर इज नो बेटा, नॉट एट ऑल। केमिकल नेम ऑफ KMnO4, पोटाशियम परमैंगनेट, लेकिन एक्चुअली हम इसे कहते हैं पोटाशियम मैग्नेट। आपको पता है ना, जब भी ATEI, इसका मतलब है ऑक्सीजन कंटेनिंग एनाइन है। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी है 7, मस्ट राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन एज वेल। इस चीज का आपने लाजमी ख्याल करना है। डन हो गया चैंपियंस। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। स्टेट 2 कंडीशंस, बोल्ड करके लिखा हुआ है, स्कोर लाजमी सी का होगा। आप दोनों की दोनों कंडीशन आप यहां पे यूज करोगे। 2 कंडीशन फॉर ऑक्सीडेशन, तो आप सबको पता है हम O लेवल IGCSE में जब भी ऑक्सीडेशन करते हैं वी ऑलवेज यूज एसिडिफाइड। और
हमेशा हम हीट करते हैं। वैसे हीट एंड रिफ्लेक्स भी बास केसेस में होता है, लेकिन अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के लिए यू कैन जस्ट राइट हीट एज वेल। अब बेटा हम यहां पे आ जाते हैं, डी रिएक्ट विद इथेनॉल टू फॉर्म एन एस्टर। डी क्या था बेटा आपके पास? कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टेट द टाइप ऑफ कैटलिस्ट नीडेड फॉर दिस। अब देखिए एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है टाइप। जब एग्जामिनर टाइप पूछे तो इट इज बेटर टू राइट एसिड। ये क्वेश्चन हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन, मैं यहां पे एक एज ए रेफरेंस आपको बता देता हूं। हमारे पास जून 2025 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 8C पार्ट जीसीई में भी आ चुका है, और एग्जामिनर रिपोर्ट ने बड़े क्लियरली कहा था जब भी टाइप की बात करें तो आप ये लिखें। हाँ, आप यहां पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विच इज द एक्चुअल कैटलिस्ट वो लिख सकती हैं, दैट इज एक्सेप्टेबल आंसर। concentrated H2SO4. What is the best answer? This one is the best answer. मैंने दोनों इसलिए बता दिए कि आपको कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम ना हो। कंप्लीट द वर्ड इक्वेशन फॉर दिस। वर्ड इक्वेशन में क्या है? इथेनॉल जितने भी होते हैं अल्कोहल, दे चेंज इनटू अल्काइल, और जितने भी एसिड होते हैं दे चेंज इनटू अल्कानुएट। इन्हें हम कहते हैं अल्काइल अल्कानुएट। अब चूंकि अल्कोहल में 2 कार्बन एटम है तो इसे आप कहोगे इथाइल। एसिड में 4 आपके पास कार्बन एटम है तो यू विल यूज द टर्म ब्यूटानुएट। अब कॉमन मिस्टेक ये होती है, बच्चे बाजों का वाटर भूल जाते हैं। वाटर को नहीं भूलना, पॉजिटिव का साइन भी लिखा हुआ है ताकि आपको प्रॉपरली एक चीज का आइडिया हो। नेक्स्ट एग्जामिनर कह रहा है ड्रॉ द डिस्प्लेट फार्मूला। जी चैंपियंस, डिस्प्लेट फार्मूला किसे कहते हैं? अ फार्मूला विच रिप्रेजेंट ईच एंड एवरी बॉन्ड बिटवीन एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। एक एक बॉन्ड दिखाना है। तो हम नॉर्मली पहले एसिड दिखाते हैं 4 कार्बन एटम वाला। ये आपके पास एक कार्बन एटम, ये आपके पास सेकेंड कार्बन एटम, ये आपके पास थर्ड कार्बन एटम, सी डबल बॉन्ड ओ। आपको पता है ना एसिड से हमेशा OH रिमूव करते हैं, अल्कोहल से हम H रिमूव करते हैं। अल्कोहल 2 कार्बन एटम वाला है तो ये बेटा हम यहां पे बनाते हैं। पता है ना आप लोगों को इस बात का? जब कभी भी एस्टर फॉर्मेशन होती है वी ऑलवेज रिमूव OH। ये देखें ना आपके पास ये कोई भी एसिड है, लेट से ये आपके पास एसिड है और ये आपके पास अल्कोहल है। What we do whenever we are doing the ester formation, we remove OH from acid। ये वाहिद रिएक्शन है जिसमें and H from this, और फिर हम एसिड को पहले लिखते हैं और फिर हम इसका मिरर इमेज बना के इसे यहां पे लगा लेते हैं। ये चीज आपने लाजमी देखनी है, वीडियोस मेरी देखिएगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो आपने मुझे बताना है। इसलिए जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हम दोबारा इसी चीज को दोबारा से रीअटैच करते हैं ताकि आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। डन हो गया जी? चलें, गुड, ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया। नाउ वी आर एट द लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें टोटल 16 पेजेस थे, ब्लैंक पेज मैंने यहां पे हटाया हुआ है और लास्ट पेज जो है पीरियोडिक टेबल का वो भी रिमूव्ड है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, टाइम वेस्ट ना हो। Phenylamides are condensation polymer. Condensation polymers होती हैं when 2 or more reactant combine with each other by loss of small unit like water molecule. Protein are the natural polyamides formed from the amino acids and monomers. ये आपके सामने deduce the number of different types of amino acid. अब यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना है, ये लिंकेज अगर हम ब्रेक कर दें, ये लिंकेज यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग, ये अमाइनो एसिड डिफरेंट है एज कंपेयर टू द अदर वन। एक को उसने शेडेड बॉक्स बनाया हुआ है, एक को अनशेडेड। तो आपके पास कितने टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं? 2 टाइप्स। डिड्यूस द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म व्हेन द पार्ट ऑफ प्रोटीन शोन। नाउ दिस इज द की थिंग, पार्ट ऑफ प्रोटीन शोन। अब आप गौर से देखें, ये मैं इसे यहां पे रब कर देता हूं। पार्ट ऑफ द प्रोटीन उसने कहा है, यहां से एसिड से OH, अमाइन ग्रुप से हाइड्रोजन, एक वाटर मॉलिक्यूल, एसिड से OH, अमाइन ग्रुप से ख्याल रखना है।
नेक्स्ट एग्जामिनर कह रहे हैं कंप्लीट द डायग्राम फॉर द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स मोनोमर। अब यहां पे दो चीजें हैं, आर रिप्रेजेंट द साइड चेन, एक तो आर आपके पास, शो ऑल द एटम्स एंड ऑल द बॉन्ड। नाउ दिस इज द की वर्ड, ऑल द बॉन्ड्स। इट मीन एग्जामिनर इज इनडायरेक्टली आस्किंग कि हमारे पास ये जो अमाइनो एसिड है इसका डिस्प्लेट फार्मूला बनाना है। याद रखिएगा अमाइनो एसिड में जिस कार्बन के साथ आर अटैच होता है वहां पे एक हाइड्रोजन होता है। अमाइनो मीन एक ग्रुप का नाम होता है अमाइन ग्रुप। ये बेटा आपके पास दो हाइड्रोजन एटम होते हैं। वैसे तो हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन है इसके आउटर मोस्ट शेल में एक पेयर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। ए लेवल में हम लाजमी शो करते हैं, ओ लेवल आईजीसीएसई में आप इग्नोर भी कर सकते हो, नो इशू एट ऑल। दूसरे नंबर पे एसिड मीन कार्बोक्सिलिक एसिड, सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच। द मोस्ट कॉमन मिस्टेक बच्चे OH को इकट्ठा कर देते हैं। OH को इकट्ठा नहीं करना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एग्जामिनर हमसे बड़े क्लियरली डिस्प्लेट फार्मूला पूछ रहा है, हमने इसी चीज को इसी कंसेप्ट की बेस पे से लेके चलना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहां पे एग्जामिनर हमें कह रहे हैं जी कि हमारे पास फिगर शो द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आपके पास पॉलीमर फाइन। अच्छा, प्रोटीन में और पॉलिएस्टर में डिफरेंशिएट कैसे हम करते हैं? पॉलिएस्टर में ना ये जो आपके पास ग्रुप होता है, बॉक्स आप समझ लें, इसकी दोनों साइड पे एक जैसे ग्रुप है, ये देखें दोनों साइड पे NH2। प्रोटीन में एक साइड पे C डबल बॉन्ड होता है यानी एसिड, ऑन अदर साइड इज NH2, इसलिए इसे कहते हैं अमाइनो एसिड। देखिए ना, एक साइड पे NH2, एक साइड पे C डबल बॉन्ड O, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द टर्म अमाइनो एसिड। इसका आपने ख्याल करना है। एग्जामिनर कह रहा है डिड्यूस द नंबर ऑफ रिपीट यूनिट। आपके पास तो बहुत आसान सी चीज है बेटे जी, आपके पास इस केस में हमारे पास कितने रिपीट यूनिट हैं, हाउ वी कैन फाइंड। तो आप क्लियरली यहां पे देख सकते हो कितने रिपीट यूनिट आपको नजर आ रही हैं बेटा? जी बेटा, यहां पे आपने ये देखना है, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है, डन हो गया। इसी चीज को फिर हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, फिर आगे ये चीज रिपीट होगी। दैट इज द रिपीट यूनिट विच इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। बाज़ औक़ात बच्चे इस सिर्फ और सिर्फ लिंकेज को देख लेते हैं और वो अमाइनो एसिड की तरह यहां पे रॉन्ग आंसर कर देते हैं, विच इज रॉन्ग, वो 4 लिख जाते हैं, वाइल एक्चुअली नंबर ऑफ रिपीट यूनिट 2 है। ये देखे ना बेटा, ये पूरा एक रिपीट यूनिट है, ये मैंने शेडेड कर दिया, एंड अगेन सेम थिंग इज रिपीटिंग अगेन एज वेल। तो कितने रिपीट यूनिट है? 2। डिड्यूस द 2 टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड नीडेड फॉर दिस। बहुत आसान सी चीज है, आप कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की हाइड्रोलिसिस कर लो। व्हाट मीन बाय हाइड्रोलिसिस? हाइड्रा कहते हैं वाटर को, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। इस बॉन्ड को ब्रेक करें, इसको ब्रेक करें, ये जो OH है वो इसके साथ चला जाए, H इसके साथ चला जाए, तो आपके पास एक रिपीट यूनिट ये बनेगा C डबल बॉन्ड O एंड H एंड C डबल बॉन्ड O एंड OH। यानी हम यहां पे इसने शेडेड किया हुआ तो हम शेडेड कर लेते हैं। और दूसरा जो हमारे पास रिपीट यूनिट है ये NH2 था, हमने यहां पे 2 हाइड्रोजन एटम लगा दिए थी। तो एक को हम कहते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, एक को हम कहते हैं डाई अमाइन। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डाई अमाइन। डन हो गया, थैंक यू।